Students, now we have to carry on chapter 14 of chemistry, nucleus. The figure shows the qualitative graph of their potential energy U and bracket R corresponding to the forces acting between two nucleons versus distance R between them. देखिए, proton and neutrons are the two nucleons. They have the radius center to center of neutron to center of proton. There is distance r. So the corresponding force acting between them, whether the repulsion, whether the attraction, but that is the positive charge, and neutron have the no charge. Okay, so since u r equal to minus g square into e to the power minus small r upon capital R upon r, for r is greater than 1 ferrometer, where r and g are the constant and g is called the strength parameter. It can be seen from the graph that such forces act only up to 2 to 3 ferrometer. From r is less than 1 fm, the forces are repulsive. This region of the nucleus is called its core. देखिए, इसीलिए न्यूक्लियस को इसका कोर कहा जाता है. और ये फोर्स जो है लेस देन अगर 1 है तो ये रिपल्सिव होगा. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर नाभिक का स्थायित्व. The figure shows graph of the Z versus N. ये Z versus N ग्राफ है. एटॉमिक नंबर Z और न्यूट्रॉन नंबर N. So the figure shows graph of Z versus N called nucleoid chart. क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोइड चार्ट बोलेंगे. फॉर सम स्टेबल न्यूक्ली. देखिए, along with the x-axis neutron number n, along with the y-axis atomic number z equal to n line, and that is the dotted line is the stability line. In the nuclei of the lighter elements, the number of protons z and neutrons n are almost equal. देखिए, जो लाइटर एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा. बट इन केस ऑफ द हेवी एलिमेंट्स, पर हम हेवी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ द कंपेरेटिवली मोर स्टेबल मोर. जो हेवी जो एलिमेंट्स रहेंगे उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे. स्टेबल न्यूक्लियस लाइज ऑन और वेरी क्लोज टू द स्टेबिलिटी लाइन. जो स्टेबल जो होंगे न्यूक्लियस वो स्टेबिलिटी लाइन के बहुत करीब होते हैं. इनिशियली स्टेबिलिटी लाइन इन ऑन z इक्वल टू n लाइन. अगर z इक्वल टू n हो जाएगा तो उसको स्टेबिलिटी लाइन कहा जाएगा. एंड लाइन एंड द लाइज बिलो इन विच इज़ द नीडेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. अगर इससे नीचे है तो स्टेबिलिटी उसकी नीचे होगी. एज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड इज आल्सो इंक्रीजेस. मीन्स उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे. इन इफ एज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड इट आल्सो इंक्रीज, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इट्स कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स. और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके जो कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा. टू बैलेंस इट, उसको बैलेंस करना पड़ेगा. द न्यूक्लियर फोर्स शुड आल्सो इंक्रीज, और इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा. एवरी एडिशनल proton exerts Coulombian repulsive force on all other protons inside the nucleus as this force is long range. देखिए, जो फोर्स कोलम्बियन फोर्स रहेगा रिपल्सिव कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स रहेगा वो प्रत्येक प्रोटॉन के लिए लॉन्ग रेंज का होगा.
But an additional neutron cannot exert the strong nuclear force on all the nucleons and a large nucleus as it is a short range force. देखिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो उसका कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा, पर न्यूट्रॉन के साथ ये फैसिलिटी नहीं है। न्यूट्रॉन को प्रॉब्लम है, न्यूट्रॉन अपने न्यूक्लियॉन्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स उसके पास है। Hence, to balance the repulsive Columbian force in a large nucleus, the number of neutrons have to be more than the number of protons. और अगर ऐसा करना है, उनके बीच में बैलेंस बनाना है, न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेरेटिवली। सो न्यूक्लियर रेडियस की बात हो जाए अब। Rutherford estimated nuclear radius for the first time from experiment of the scattering of the alpha particles on thin metal files। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि उसने रदरफोर्ड ने बम्बार्डिंग करवाई थी थीन गोल्ड प्लेट के ऊपर, किसकी, न्यूक्लियस स्कैटरिंग द अल्फा पार्टिकल्स की करवाई थी फाइल के ऊपर। रेडियस ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ द मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर was estimated to be the about 10 to the power minus 4 in micron. Nuclear density rho r equal to, ये r है fm में, इस तरफ रेडियस है। It can be seen from the graph of the nuclear density rho r versus the distance r that the nuclear density is uniform and maximum in the central region of the nucleus and decreases gradually in the surface region। देखिए न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ हम चलते चले जाएंगे। एक तो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली डेंसिटी न्यूक्लियस की जनरली यूनिफॉर्म होती है, एक सम होती है, बट सेंट्रल रीजन पे मैक्सिमम होती है और धीरे धीरे ये सरफेस रीजन पे आते आते ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होती चली जाती है। द न्यूक्लियस डज नॉट पजेस अ शार्प सरफेस, इट्स एवरेज रेडियस कैन बी गिवन बाय द फार्मूला। हम न्यूक्लियस कोई इस तरीके का शार्प सरफेस पजेस नहीं होता है, फिर भी हम r इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3 1.1 a टू द पावर 1/3 fm, वेयर a इज़ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर है। एग्जाम्पल ग्रेशिया द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द AU-197 इज r is equal to 1.1 to 197 1/3 fm equal to 6.4 fm. All the nuclei have the almost same nuclear density as calculated from their mass and radii and is nearly 2.10 to the power 17 kilogram cubic per meter, which is 2 into 10 to the power 14 times the density of the water. वाटर की डेंसिटी से 14 टाइम्स 2 into 10 to the power 14 टाइम्स ज़्यादा होता है। यूनिट मास एंड द एनर्जी इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इन न्यूक्लियर फिजिक्स द यूनिट ऑफ मास इज एटॉमिक मास यूनिट डेनोटेड बाय द यू। एटॉमिक मास यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स में यू दी जाती है। द 12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन अनएक्साइटेड C12, ये आइसोटोप है। एटम इज कॉल्ड द 1U। 1U equal to 1.66 in 10 to the power minus 27 kg. In nuclear physics, the unit of energy is electron volt, denoted by small e capital V. The change in the energy of an electron passing through a potential difference of 1 volt is called the 1 electric volt। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रोवोल्ट से एनर्जी डिफाइन की जाती है। द चेंज इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज कॉल्ड द 1 electric volt। 1 electron volt, 1 electron volt equal to 1.6 in 10 to the power minus 10 to the power minus 19 joule। kilo electron volt equal to 10 to the power 3 electron volt। million electron volt equal to 10 to the power 6 electron volt according to Einstein's theory of the relativity। mass and energy are interconvertible as given by the E equal to mc square। भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिल्कुल एनर्जी का फार्मूला दिया था E equal to
mass into square of the velocity, means relative mass of the element, और जो उसका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का ट्रिपल मीन्स सॉरी मीन्स ट्वाइस नहीं सॉरी स्क्वायर, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एनर्जी कहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यूजिंग दिस 1 u मास इक्वल टू 931.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 1 यूरेनियम मास से ये समझ लो 1 यूनिट मास से इतनी एनर्जी पैदा हो सकती है। बाइंडिंग एनर्जी, मास ऑफ एन न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स इन देयर फ्री स्टेट। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस का जो मास है वो उसके न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से कम है। ZMP plus NMN is greater than the M, capital M, where M equal to mass of the nucleus. Z and N are the number of protons and neutrons respectively in the nucleus. MP and Mn equal to mass of one proton and one neutron respectively. ये बिल्कुल बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बहुत आसानी से लर्न रख सकते हैं, बस लर्न करना पड़ेगा बेटा। ZMP plus NMN minus M equal to delta M is the mass defect and energy equivalent to it del MC square हो जाएगा। इस कॉल द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी देखिए, मास ऑफ द न्यूक्लियस को माइनस कर दिया जाए तो ये कहलाएगा मास इफेक्ट। सो बी ऑफ द न्यूक्लियस, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल मास ऑफ ड्यूट्रॉन 1H2, nucleus is the 2.0141 U, whereas the total mass of a neutron and a proton is the 2.0165 U. Mass defect del M equal to 0.0024 U equal to 0.0024 into 931.48, पहले हमने पढ़ चुका। 2.24 million electron volt energy. This is the binding energy of the deuteron nucleus. This much energy is needed to separate the neutron and the proton from the 1H2 nucleus. जो आइसोटोप है उससे सेपरेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, कितनी, 2.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Conversely, when a proton and a neutron are fused together to form 1s2 nucleus, this much energy gets released. दूसरी चीज़, इसका कन्वर्सली क्या हो जाएगा, अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को फ्यूज़ किया जाए और 1H2 का न्यूक्लियस बनाया जाए तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, 2.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। फॉर ड्यूट्रॉन nucleus, binding energy per nucleus is 2.24 divided by 2 equal to 1.12 million electronic volt. Binding energy per nucleons is a measure of the stability of the nucleus. और जो binding energy वही stability of nucleus को measure करने की यूनिट है। देखिए ये ग्राफ है, ये है आपका एटॉमिक मास, ये है आपका द अबव फिगर शोज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जो है आपका ये डायग्राम बताता है द अबव फिगर शोज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है इधर, उधर नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर ए फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए द ग्राफ राइजेस फास्ट इन बिगिनिंग, रीचेज अ मैक्सिमम एट ए इक्वल टू 56 फॉर आयरन न्यूक्लियस एंड देन द डिक्रीजेस स्लोली फॉर द इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। द बॉन्डिंग एनर्जी देखिए नीचे गिरते चले जाता है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज अबाउ 8 million electron volt and is independent of the nucleus radius for Z is less than equal to 10 and for Z is greater than equal to 70. Binding energy is small, thus intermediate nuclei are most stable as more energy is needed to free the nucleons from them. When the heavy nucleus is broken into two or more parts, energy is released. जब एक न्यूक्लियस को
एक दो या दो से अधिक पार्ट में अगर उसको तोड़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन, और यही प्रोसेस जो है ब्रोकन ऑफ न्यूक्लियस breaking up of the nucleus, that is called the nuclear fission. Similarly, energy can be released by the fusion. देखो फ्यूज़न FISSION एंड FUSION। देखो फ्यूज़न जो है विखंडन है, विखंडन मीन्स तोड़ना, और फ्यूज़न जो है वो आपका संलयन है, संलयन मीन्स जोड़ना। ठीक है, आप लाइटर न्यूक्लियर ऑल्सो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूज़न। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, heavy elements like the uranium and are unstable and emit invisible radiations spontaneously to gain the stability. This phenomena is called the natural radioactivity. देखिए heavy elements like the uranium वो अनस्टेबल होते हैं और एमिट इनविजिबल रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली, मतलब जहाँ पड़े हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, और इसको नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं कि यूरेनियम जहाँ पर भी होगा उसकी माइन में भी होगा, वो भले ही और वाली कंडीशन में होगा तो भी रेडियोएक्टिव होगा। कोबाल्ट भी रेडियोएक्टिव है ना। दिस वाज द एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय Becquerel in 1896 while the studying the relation between the X-rays discovered by the Röntgen in 1895 and the phenomena of the fluorescence. He called them the Becquerel rays. देखिए इसी संदर्भ में एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि एक्सरे रॉन्टजन ने कैसे खोजा। वो कोई दूसरी स्टडी कर रहा था और वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देखना चाह रहा था आयरन की, और इस तरीके से कुछ खोज करने चाह रहे थे खोज करना, रिसर्च उनकी चल रही थी। और एक नाइट क्या हुआ कि वो अपने रिसर्च का जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो देख रहे थे, एक लाइट वाला उन्होंने एक डिवाइस बनाया था। वो जो लाइट थी वो लाइट थी और एक फिल्म अंदर उनके ड्रावर में एक प्लास्टिक की फिल्म जो थी वो वुडन ड्रावर में रखी हुई थी। और क्या हुआ कि उसके बीच में कहीं की पड़ी हुई होगी, और रात को वो देर रात तक एक्सपेरिमेंट करते रहे और लाइट उनसे चालू छूट गई। मतलब वो उनका जो डिवाइस था उसमें जो लाइट लगा हुआ था लैंप, वो चालू छूट गया। वो सो गए। सवेरे जब उठे तो उन्होंने सब चीज़ें बंद की, समेटी, और ड्रावर खोल के जैसे ही उन्होंने जो प्लास्टिक की फिल्म निकाली उसमें से, जिसमें उन्होंने कोटेट किया था थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल, और तो उन्होंने देखा कि वो जो बाहर जो की पड़ी थी उस की का जो इमेज है वो सीधा सीधा उस फिल्म पे बन गया है। बस वहीं से एक्सरे की खोज हुई। मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पीरे क्यूरी आइसोलेटेड रेडियम एंड पोलोनियम फ्रॉम एन ओर ऑफ द यूरेनियम कॉल्ड पिच ब्लेंड विच इज शोड मच लार्जर रेडियोएक्टिवली दैन यूरेनियम। मैडम क्यूरी और मिसेस क्यूरी ने, पीरे क्यूरी ने आइसोलेटेड रेडियम निकाला और एंड पोलोनियम किससे निकाला, मतलब उससे यूरेनियम के ओर से ही खोज निकाला उन्होंने, और वो यूरेनियम से ज़्यादा रेडियोएक्टिव था। रेडिएशंस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। जो रेडिएशंस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलता है उसे रेडियोएक्टिव रेडिएशंस कहा जाता है। रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंटेनियस and are not affected by the pressure, temperature, electric and magnetic fields etc. देखिए इंस्टेंटेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जहाँ पर भी रखा रहेगा एज इट इज़ वो तो अपना काम करते रहेंगे, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, चाहे टेम्परेचर आप बढ़ा दो घटा दो, इलेक्ट्रिक करंट दे दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो भी वो रेडिएशन बंद नहीं होगा। दैट्स वाई द रेडियो एक्टिव का जो रेडिएशन है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं रहता, बहुत समय लगता है उसको, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और वो हमारी लाइफ और बॉडी को और ऑर्गेनिजम्स को और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। Their emissions rates also cannot be changed by any means, not even by the combining radioactive elements chemically with other elements to form different compounds.
दूसरी बात है, फिज़िकली तो कुछ भी नहीं हो सकता है, केमिकली भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो उसका रेट ऑफ रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का एमिशन करने का जो रेट है उसको भी हम कम नहीं कर सकते, चाहे हम उसको रेडियो एक्टिव से कंबाइन कर दें, केमिकली कुछ और करवा दें तो भी नहीं होता है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड द गामा रेज आर एमिटेड। देखिए जब भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होगा तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड द गामा रेज जो एमिट होती है। अल्फा पार्टिकल्स आर द मटेरियल पार्टिकल्स विच आर न्यूक्ली ऑफ हीलियम हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स and carry a charge of the +2 electrons, and B particles are electrons. The velocity of the emission of the alpha and beta particles depends upon the radioactive element from which the emission occurs. देखिए अब वेलोसिटी जो है एमिशन की वो है, डिपेंड्स करती है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनमें अल्फा और बीटा पार्टिकल, मतलब एलिमेंट फ्रॉम विच द एमिशन ऑक्योर्स, जिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अल्फा और बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मीन्स वो कितना रेडियो एक्टिव है, उसकी इंटेंसिटी क्या है रेडियो एक्टिविटी की। गामा रेज आर नॉट मटेरियल पार्टिकल्स बट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जो गामा रेज है, देखिए अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो है वो मटेरियल पार्टिकल्स है, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, बट गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। ऑल दिस रेडिएशंस अफेक्ट ए फोटोग्राफिक प्लेट। ये सारे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था रॉन्टजन के उसमें एग्जाम्पल में बता रहा था मैं अपनी तरफ से, फोटोग्राफिक प्लेट है, प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस एंड द आयोनाइज द मीडियम थ्रू विच दे पास, द एक्सटेंट अप टू विच दे कैन penetrate a medium depends upon their energy and their interaction with the constituent particles of the medium. Their relative ionization and the penetration power are as shown in the following table. देखिए रिलेटिव आयोनाइजेशन पावर अल्फ़ा पार्टिकल की 10,000 है, बीटा की 100 है, गामा की 1 है। रिलेटिव पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा का 1 है, बीटा का 100 है और गामा का 10,000 है। रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। अब रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो डिके कब होगा, उसका कांस्टेंट क्या है। इफ डेल एन आउट ऑफ द एन अनडिकेड न्यूक्ली एंड सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके इन टाइम डेल टी। देखिए डेल एन अनडिकेड न्यूक्ली में से एक सैंपल है, उसमें से डेल एन हमने निकाल लिए है ना, और कितने टाइम में निकाले, डेल टी टाइम में निकाले। तो लिमिट, इसका जो फंक्शन है, लिमिट फंक्शन जो है डेल टी एक्सटेंड्स टू 0 डेल एन अपॉन डेल टी इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी इज कॉल्ड द रेट ऑफ द डिके ऑफ इट्स एक्टिविटी आई और द एलिमेंट एट टाइम टी। इसका मतलब है कि इतने टाइम टी में ये जो है इतनी एक्टिविटी करके वो डिके हो जाएगा। The rate of decay or the disintegration of any element is proportional to the number of undecayed nuclei present at that time. देखिए सीधी सी बात है, इसके बीच में प्रोपोर्शनल रेशो है। डी एन डी टी इज प्रोपोर्शनल माइनस एन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एन डिक्रीजेज विद द टाइम। टाइम के साथ साथ न्यूक्लियस का जो है जो अनडिकेड जो पार्टिकल न्यूक्ली है उसके पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे। सो आई इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस लेमड़ा एन। लेमड़ा इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, और लेमड़ा को बोलेंगे रेडियो एक्टिव कांस्टेंट ऑन द डीके कांस्टेंट ऑफ दैट एलिमेंट, इट्स यूनिट एस इनवर्स। Each radioactive element and different unstable isotopes of the same element have the different values of lambda. लेमड़ा की वैल्यू डिफरेंट अनस्टेबल आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट होगी डिफरेंट एलिमेंट के लिए। लार्ज वैल्यू ऑफ लेमड़ा मीन्स द हायर डिके रेट एंड द शॉर्ट लाइफ ऑफ द डिकेइंग एलिमेंट। जितना वैल्यू लेमड़ा का ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें डिके इंटेंसिटी ऑफ डिके रेट जो है, डिकेइंग रेट है
होगा और शॉर्ट लाइफ होगी डिकेइंग एलिमेंट की। स्मॉल वैल्यू ऑफ लेमड़ा मीन्स द लोअर डिके रेट एंड द लॉन्ग लाइफ ऑफ द डिकेइंग एलिमेंट। और इस लेमड़ा की वैल्यू अगर स्मॉल है तो उसका रेट भी स्मॉल होगा और लॉन्ग लाइफ तक के बाद वो ख़त्म होगा। इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल इज कॉल्ड द 1 curie if 3.7 into 10 to the power 10 न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ऑक्योर पर सेकंड। एक सेकंड में 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 जो है न्यूक्लियर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं पार्टिकल। मिली क्यूरी 1 मिली क्यूरी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 CI and the microcurie 1 microcurie equal to 10 to the -6 curie used more than the activity of a substance is called the 1 becquerel IP with the 1 disintegration occurs per second. It is denoted by the 1 becquerel. Now nucleus, exponential law of the radioactive decay. अब exponential law लग जाएगा। For radioactive decay dn upon dt equal to minus lambda n equal to, hence dn upon n equal to माइनस लेमड़ा dt हो जाएगा। मतलब हमने n इधर लिया है और लेमड़ा n को उधर ले गए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते तो n इक्वल टू माइनस लेमड़ा t प्लस c, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। सो n इक्वल टू n0 एट द t इक्वल टू 0 गिव्स द c इक्वल टू in इन n इक्वल टू लेमड़ा t प्लस इन n0 इन n बाय n0 इक्वल टू माइनस लेमड़ा t। So n equal to n0 e to the power minus lambda t and I equal to I0 e to the power minus lambda t. The above equation indicate that the number of undecayed nucleus and the activity increase exponentially with time. The graph of the decay curve showing n equal to I versus t is shown in the figure. Mean lifetime. The time interval in which the activity of a radioactive substance becomes part of the its original activity is called its mean life, tau. Putting I equal to I0 upon E at t equal to tau in the equation, I equal to I0 E to the power minus lambda t. So I0 equal to I0 E minus to the power minus lambda t. Hence 1 by equal to E to the power minus lambda t. So tau equal to 1 upon lambda, half life. The time interval in which the number of nuclei of a radioactive element reduces to half of its number at the beginning of the interval is called its half-life. Tau 1 by 2. The putting n equal to n0 by 2 at the t equal to t half as the equation of n equal to n0 e minus lambda t n 0 upon 2 equal to n0 e to the power minus lambda t 1 by 2 equal to e to the power minus lambda tau 1 by 2 in 2 equal to lambda tau 1 by 2 tau half equal to n 2 divided by lambda equal to 0.693 lambda. Emission of alpha particles. Most of the atoms having the atomic number greater than z equal to 83 emit alpha particles which consist of 2 protons and 2 neutrons. देखिए जिनका भी एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 83 से ज़्यादा है, वो अल्फ़ा पार्टिकल क्या करते हैं, वो अल्फ़ा पार्टिकल जो है जनरेट करते हैं। और कंसिस्ट उनमें कितने होंगे, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। सो 92 U238 यूरेनियम है, सो 90 थोरियम 230 प्लस 2 हीलियम and 4. The spontaneous emission of the alpha particle is the above case is possible because Q value, which is energy equivalent of the mass defect del m equal to mu minus m th minus m he, मतलब थोरियम और इसका मास जो है given by the del mc square is positive at any time t out of an undisintegrated nuclei only dn equal to lambda and dt nuclei emit alpha particle in a very small time interval dt. This is explained as under. Alpha particle is the formed inside the nucleus. In the case of above reaction, remaining part of the nucleus is 19th thorium 234 isotope है ये. Now the alpha particles moves freely inside the nucleus of the 90 thorium 234, which with Q amounts of the energy and experience strong in the attractive nuclear force and Colombian repulsive force.
Thus, the alpha particle possesses some potential energy in the force field of the resultant of these two forces, variation of which with the distance is shown in the figure when alpha particle is at point A and its potential energy is more than its maximum energy Q obtained by due to the nuclear reaction above. न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी. द मीन्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग. और काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी? To classify classical physics, and it's also mean that the alpha particle will remain confined to the nucleus, और इसीलिए अल्फा पार्टिकल confined रहते हैं न्यूक्लियस में. बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिज्म देर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकमिंग फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस. पर क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं कंडीशंस में फ्री. According to quantum mechanism, the probability of the alpha particle breaking the barrier AB and going on the right side of B is exponential is 4 pi h upon a under root 2m u minus c, where h equal to Planck's constant, a equal to width of the barrier AB, and u is the average height of the barrier, and E equal to energy of the alpha particle equal to Q. If there are n nuclei in the sample of the 92 uranium 38 and one alpha particle is formed in each of them, then there will be n alpha particle present, but only dn number of the alpha particles succeed in the escaping the barrier in time dt. The phenomena of the penetration of the particle having energy less than the height of the barrier is terms of the energy is called the tunneling. इसको टनलिंग बोलते हैं. व्हाट इज टनलिंग? मीन्स उसकी हाइट से कम जो एनर्जी होती है वो टनलिंग कहलाएगी. सिंस द फिनोमिना ऑफ द अल्फा एमिशन इज प्रोबेबिलिस्टिक, एनी ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल डू नॉट गेट एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इमीडिएटली एंड साइमल्टेनियसली आफ्टर देयर फॉर्मेशन. अब कल हम पढ़ेंगे बीटा एमिशन.